Hello student, welcome you all to a free learning platform Let's Study India. Myself सुभाषी और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर 3। पिछले दो जो चैप्टर्स हैं वो आपके पिछले लेक्चर्स में है, आप चाहो तो देख लो, नहीं देखा हुआ है अगर तो। आज हम बेसिकली स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू पहले लेते हैं। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो चैप्टर है ये हमारे बेसिक पे इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली आपने भी नोटिस किया होगा कि सीबीएसई ने बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो डिलीट कर दिया है, ठीक है, हमारे सिलेबस से बिल्कुल हटा दिया है, लेकिन रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर वो डिलीटेड फॉर्म में नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम वालों को भी पता है कि इनके बारे में नॉलेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बेसिकली हेल्थ क्या होता है, हेल्थ की अगर हम डेफिनेशन पूछें तो अगर कोई दवा नहीं खा रहा है या प्रॉपरली फिट एंड फाइन हंसता खेलता दिख रहा है तो क्या वो हेल्दी है? नहीं, दवा ना खाना इज नॉट रिलेटेड टू हेल्थ। मतलब क्या है कि उस इंसान को फिजिकली, मेंटली, सोशली हर तरीके से फिट एंड फाइन होना चाहिए। ये है करेक्ट डिफिनेशन हेल्थ का। लेकिन रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है कि रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से वो इंसान फिट होना चाहिए। अब बेसिकली हम समझते हैं कि इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में चैप्टर जो है इनके जो टॉपिक है वो क्या इंपॉर्टेंट है। तो पहला आता है क्या, मीनिंग, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो डिफिनीशन है वो क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल फिटनेस फॉर लीडिंग रिप्रोडक्टिव लाइफ। रिप्रोडक्टिव लाइफ से रिलेटेड सोशल, आप सोशली, ठीक है, इमोशनली हर तरीके से अगर आप फिट हो तो हम उसे कहेंगे कि वो इंसान रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग फिट एंड फाइन है। दूसरा, अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उन्होंने एक छोटी सी लाइन बोली कि रिप्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव से अगर वो इंसान पूरी तरह हेल्दी है तो ही हम कहेंगे कि उसकी रिप्रोडक्टिव लाइफ हेल्दी होने वाली है, ठीक। अब ये इतना आसान नहीं था क्योंकि आज बेसिकली हम पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन आज भी अगर हम रिप्रोडक्शन लाइफ से रिलेटेड कोई भी कहीं पे भी टॉपिक, तो एक शर्मिंदगी महसूस होती है, डोंट नो व्हाई, लेकिन होती है लोगों को, ठीक है। अगर आप बायो के टर्म में नहीं बातें भी करते हो, सामने वाले तो घर वाले अक्सर कहते हैं अरे ये कौन सी बातें करने लगा। होता है ऐसा क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज को क्या करें, नजरअंदाज करें। और इसकी सबसे मेन रीजन क्या है, अगर आप इसका ओवरकम देखो लाइफ में आगे, तो हमें कुछ भी चीजों के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं हो रहा है, ठीक है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इतनी तेजी से फैल रही हैं, लेकिन इसको बेसिकली प्रिवेंट कैसा करना चाहिए, कैसे इसको रोक लगाना चाहिए, इसके बारे में बहुत कम लोगों को अच्छे से पता है। नॉर्मल जो लोग रूरल एरिया से बिलोंग कर रहे हैं वहां पे तो ये ऐसे चैप्टर है जिनको इनफैक्ट बेसिकली बात नहीं करेंगे, बट होता है ऐसा कि स्कूल में भी क्या होता है, इन चैप्टर से रिलेटेड टीचर्स भी खुल के बात नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे हमेशा, कुछ बच्चे शरारती होते हैं, वो अजीब से कमेंट पास करते हैं, ठीक है। कुछ टीचरों को भी शर्म आती है, लेकिन इसमें शर्माने जैसा कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ है ये, हम अगर नहीं इनके बारे में जानेंगे तो कौन हमको बताएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो रिप्रोडक्टिव लाइफ थी इसके लिए बेसिकली बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। प्रॉब्लम नंबर 1, पहले के टाइम में क्या होता था, शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी, लड़की प्यूबर्टी हिट करती नहीं थी, 10-12 साल के अंदर शादी हो गई। अब शादी होने की वजह से क्या होता था, बेसिकली प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव होने लगी थी। वो लड़की जो अभी खुद एक बच्ची है, आप सोचो वो बेसिकली एक बच्चे को कैसे जन्म दे पाएगी। उसकी तो खुद की बॉडी अफेक्ट हो रही है, वो तो दिख रहा है, प्लस उस बच्चे को भी प्रॉपर जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो न्यूट्रिशन वो नहीं मिल पा रहा था। दूसरा है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चों की बहुत, मतलब 1 साल से अंदर के ही बच्चों की क्या होती है, डेथ हमेशा होती रहती थी, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड STD, खुद का कैसे ध्यान रखे, पर्सनल हाइजीन, ठीक, कैसे STD। आपने बहुत सारी मूवी, इनफैक्ट हमारे बॉलीवुड में भी क्या हो रहा है, इन्हीं सब चीजों के बेसिक पे लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। पैडमैन आपने मूवी देखी होगी, टॉयलेट एक प्रेम कथा मूवी देखी होगी, ठीक है। तो ये सारी मूवी कहीं ना कहीं हमें, सोसाइटी को या हम सबको क्या कर रही है,
थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश करें कि इससे कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि शर्मा के रखना है, ठीक है। पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि फीमेल के अगर वो हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे तो क्या होगा, बेसिकली उनके इन्फेक्शन का खतरा, कैंसर का खतरा, ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, ठीक। आपको शायद जान के हैरानी हो क्योंकि हमारी शर्मिंदगी है, इसमें एक कोई पर्सन नहीं इन्वॉल्व है, सबके सब इन्वॉल्व हैं। ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट इंडिया में। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में बात ही नहीं करते। हमें कोई प्रॉब्लम होगी भी तो हम डॉक्टर के पास जाने से शर्माते हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या हो रहा है, रेटेड बढ़ती जा रही है। बेसिकली अब इसके लिए ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज लाई गई, ठीक है। तो नंबर 1 क्या था, कुछ कंट्रीज मिलके उन्होंने कुछ एक्शन प्लान प्रोवाइड किया, ठीक है। कुछ नए नए प्रोग्राम्स बनाए जिनको बोलते हैं फैमिली प्लानिंग। किस ईयर में इनिशिएट हुआ, 1951 के टाइम, ठीक है। ताकि अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सोशल गोल के अकॉर्डिंग बेसिकली वो देख सकें, ये चीजें हो रही हैं। अब क्या हो रहा है, विथ द टाइम दीज इंप्रूव प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर With the time, these improved program covering wider reproductive related areas and currently in operation under reproductive and child health care program यानी RCH। क्या हुआ था, ये प्रोग्राम इनिशिएट हुआ था 1951 में, ठीक। बहुत सारी कंट्रीज ने मिल के खुद को सोचा, ठीक है, बहुत सारे प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया, बहुत सारे प्रोग्राम। उस टाइम उस प्रोग्राम्स का नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे इस प्रोग्राम को लेके और ज़्यादा चीज़ें ऐड होती गई कि हम किस बेसिस पे एक हमारे सोसाइटी को या समाज को एक अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। वो प्रोग्राम फिर धीरे धीरे अंडर चला गया किसके, RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। क्या हुआ था, फैमिली प्रोग्राम ही बाद में रूप ले लिया किसका, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर का। अब आगे क्या हुआ, What is the major task for these program? क्वेश्चन आ सकता है, बेसिकली हमने इसीलिए इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही पढ़ना है कि इस जो प्रोग्राम बना था, इस प्रोग्राम का मेजर टास्क क्यों बनाया गया था, क्या एम था इसका। तो नंबर 1 एम टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर करना, नंबर 1 इनका गोल था। दूसरा गोल था प्रोवाइड फैसिलिटीज। पहले के टाइम पे हॉस्पिटल इतने नहीं होते थे, आपको भी पता है, आज भी इनफैक्ट बहुत सारे गांव में, अब तो बहुत कम है, ठीक है, 10 में से 1-2 ही ऐसी जगह मिलेंगी जहां पे ऐसा होगा। लेकिन आज पहले के टाइम पे क्या होता था कि हॉस्पिटल दूर होने की वजह से अगर डिलीवरी किसी लेडी की होनी होती थी तो रास्ते में ही डेथ कर जाती थी, ठीक, क्योंकि समय पे उनको ना डॉक्टर प्रोवाइड होते थे ना फैसिलिटीज प्रोवाइड होती थी। इसलिए उन्होंने कोशिश किया इस गोल के अकॉर्डिंग ताकि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके। और नेक्स्ट है बिल्ड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी। रिप्रोडक्टिव के पर्सपेक्ट से एक हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करने का उन्होंने एम बनाया। तो 3 एम थे, पहला अवेयर करने का, दूसरा फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का, और तीसरा रिप्रोडक्टिव के पर्सपेक्टिव से एक हेल्दी सोसाइटी बनाने का। रिप्रोडक्शन बेसिकली पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, आप भी जानते हो, हमें भी पता है। हमारे टाइम में क्या है, कभी चाइना थी नंबर 1 पे पॉपुलेशन में, लेकिन आज क्या है, इंडिया है। अब इतना भयंकर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अच्छी बात है या बुरी बात है? ऑब्वियस सी बात है, बुरी बात है, ठीक है। ये नहीं हम कह रहे हैं कि हमारी सोसाइटी या लोगों में आना बहुत बुरी बात है, नहीं, बुरा क्यों है, क्योंकि अगर हम कंट्रोल वे में नहीं चलेंगे तो सबको जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें प्रोवाइड नहीं हो पाएगी। जिनके पास पैसा है बहुत अच्छी बात है, जो कम है, जो
मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं या लो फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो अपनी नीड्स कैसे पूरी करेंगे? महंगाई तो कंटिन्यू बढ़ेगी। अब इसी बेसिस पे बात करते हैं, इंक्रीज इन साइज एंड ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है? साइज और ग्रोथ में इंक्रीज होना। किसका? किसके पॉपुलेशन में? ऑब्वियस सी बात है, हम हमारे बारे में कर रहे हैं तो ह्यूमन के पॉपुलेशन में। अब रीजन फॉर दिस इज, क्यों इतना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है? पहला, डिक्लाइन डेथ रेट। लोग क्या हो रहे हैं, डेथ रेट जो है वो क्या है, डिक्लाइन, कम होती जा रही है डे पर डे। डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी क्या हो रही है, कम होती जा रही है। नेक्स्ट है डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मदर से है, इन्फेंट बेबी से रिलेटेड है। लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज, मेन जो इसका जिम्मा है वो क्या है, ये लैक ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ नॉलेज। और पांचवा जो है, इंक्रीज इन नंबर ऑफ पीपल ऑफ रिप्रोड्यूसिबल एज। सोसाइटी में जो पॉपुलेशन, जनगणना होती है जब, पॉपुलेशन काउंट, तो उसमें ऐसा देखा गया है कि जो रिप्रोडक्शन लाइफ से रिलेटेड लोग हैं उनकी जो पॉपुलेशन है हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ना इन्फेंट की उतनी है ना ओल्ड एज वालों की, लेकिन रिप्रोड्यूसिबल एज वालों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसकी वजह से क्या हो रही है, कंटिन्यू बेसिकली रिप्रोडक्शन, जो इस एज में वही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए पॉपुलेशन क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। बर्थ कंट्रोल, ठीक है, ये तो बेसिकली हमने बात किया था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्यों हो रहा है। अब इस चीज के लिए बर्थ के बेसिस पे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? नंबर 1, फैमिली वेलफेयर एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, अभी हमने बात किया था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के बारे में। कम्स फॉरवर्ड टू अवॉइड अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सामने कौन आया? फैमिली वेलफेयर से रिलेटेड और फैमिली प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ ऐसे प्रोग्राम जो कंट्रीज ने मिलकर बनाई थी, ठीक, जिससे अनकंट्रोल्ड ह्यूमन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को थोड़ा रोक लगाया जा सके। दूसरा, द कंट्रासेप्शन इज द मेन एम फॉर बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल के लिए, ठीक है, हर क्वाइटस में फर्टिलाइजेशन ना हो इसलिए ऐसा किया गया कि कंट्रासेप्शन की चीजें प्रोवाइड कराई जा रही थी लोगों को, चाहे अब वो कंट्रासेप्शन कैसा हो, बेसिकली नेचुरल हो, बैरियर मेथड हो, कुछ भी हो, लेकिन बेसिकली उसका बर्थ कंट्रोल में एक रोल होना चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रासेप्शन आर, पहला क्या है, नेचुरल मेथड, नेक्स्ट है बैरियर, इसके बाद इंट्रायूटेराइन डिवाइस जिसको बोलते हैं आईयूडी, उसके बाद है ओरल कंट्रासेप्शन, इंजेक्शन एंड इम्प्लांटेशन और सर्जिकल मेथड। एक एक करके हम इनके बारे में बात करेंगे। पहले तो नाम से ही समझते हैं, नेचुरल मेथड यानी जो बेसिकली जिसमें हमें किसी दवाओं का यूज नहीं करना है, किसी अदर आइटम का यूज नहीं करना है, बेसिकली वो नेचर पे डिपेंड है। ठीक है, नेचुरल है मतलब क्या है कि जब फीमेल बर्थ देती है बच्चे को, तो जब तक बच्चे का बेसिकली फीडिंग वो करता है, लैक्टेशन पीरियड जब तक होता है, तब तक उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल की स्टॉप होती है। ठीक, उस केस में अगर क्वाइटस होता है, इंटरकोर्स होता है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशन हुआ ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन किसका होगा। ठीक है, समझ में आई बात। और दूसरा क्या बेसिस है, ऐसे टाइम पे बेसिकली जब भी पीरियड के ओवुलेशन टाइम क्या है 14 डे, तो ऐसे टाइम पे क्वाइटस करना चाहिए जहां पे ओवुलेशन की चांस कम हो, यानी 10 से 17 दिन छोड़ के, बाकी ऐसे कोई पीरियड चुने जिसपे ओवुलेशन नहीं हो रहा हो, क्योंकि 10 से 17 एक एवरेज मान के चलते ना कि 14 डे हुआ, तो वो 14 डे होने के बाद तुरंत से ओवुलेशन हुआ, तुरंत से ओवा क्या होगा, रिफ्यूज नहीं होगा, डीजनरेट नहीं होगा, उसको भी टाइम लगेगा। तो उस टाइम तक तो नियर अबाउट 10 से 17 डेज माना गया। देखते हैं, नेचुरल मेथड, नेचुरली अवॉइड द चांस ऑफ ओवरमैन स्पर्म मीटिंग। ठीक है, बाय पीरियोडिक एब्सिटेंस। पीरियोडिक एब्सिटेंस का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17
of the menstrual cycle when the ovulation could be expected. 10 से 17 दिन तक क्वाइटस को अवॉइड करना चाहिए. क्यों? क्योंकि इसी टाइम के दौरान क्या होता है? ओवुलेशन होता है. नेक्स्ट है विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्शन. विड्रॉल और क्वाइटस, विड्रॉ का मतलब वापस ले लेना. अब इस मेथड में क्या होता है? मेल पार्टनर withdraws his penis from the vagina just before ejaculation to avoid insemination. यानी क्वाइटस के टाइम इजैकुलेशन के जस्ट पहले पेनिस अगर बाहर आ जाता है वजाइना के तो स्पर्म इंटर नहीं करेंगे, यानी इंसेमिनेशन नहीं होगा. और जब स्पर्म ही नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन का तो चांस ही नहीं है. लैक्टेशन एमेनोरिया. ठीक है, एमेनोरिया का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ पीरियड या मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, लैक्टेशन एमेनोरिया, इसमें क्या होगा? नो मेंस्ट्रुएशन अकर ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड विच इज नियरली अबाउट 6 मंथ. ये याद रखना है, जो कि लगभग पार्चुरेशन के बाद 6 महीने तक ऐसा देखा गया है. फ्रॉम पार्चुराइजेशन, हेंस द चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज एब्सेंट. क्योंकि मेंस्ट्रुएशन ही जब नहीं हो रहा है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो ओवुलेशन भी नहीं होगा और इस वजह से फर्टिलाइजेशन का चांस ना के बराबर होगा. नेक्स्ट है बैरियर मेथड. बैरियर का मतलब क्या है? किसी चीज को हम प्रोवाइड करा रहे हैं रुकावट के लिए, जिनमें नंबर 1 आता है क्या? कॉन्डम. ठीक, आपने टीवी में एड में कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा. बेसिकली क्या है? इन दिस मेथड कॉन्टैक्ट ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज प्रिवेंटेड बाय बैरियर्स. कॉन्डम्स आर बैरियर मेथड मेड अप ऑफ थिन रबर लैटेक्स. किसका बना होता है? रबर की लैटेक्स शीट का बना होता है. The male condom is used to cover the penis so that semen not enter into the female vaginal tract after ejaculation, prevent AIDS and other. ये important है. क्वेश्चन आता है कि क्या अदर किसी मान लो नेचुरल मेथड के अकॉर्डिंग क्या हम एसटीडी पे रोक लगा सकते हैं? नहीं, एसटीडी पे रोक नेचुरल मेथड के अकॉर्डिंग नहीं लग सकता. क्यों? क्योंकि बेसिकली क्या है, भले स्पर्म नहीं जा रहा है लेकिन स्पर्म ना जाने का बेसिकली फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना नेचुरल पीरियड में, लेकिन स्पर्म तो इंटर कर गया. या विड्रॉल ऑफ पेनिस में सीमेन का कुछ ड्रॉप तो अंदर जाएगा, तो बेसिकली वहां पे एसटीडी का खतरा सबसे ज्यादा होता है. आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि नेचुरल मेथड में एसटीडी के चांस नहीं है, होते हैं वहां पे. लेकिन बैरियर मेथड में आपने बेसिकली पहले से ही कवर अप किया है तो खतरा तो वैसे भी नहीं है, इसलिए बैरियर मेथड सबसे सेफ है ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ STD, sexually transmitted disease. The female condoms are diaphragm, cervical cap and vault made up of rubber latex. These are inserted into the female reproductive tract to cover the cervix. ठीक है, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर है NCERT का, ये दोनों डायग्राम है मेल कॉन्डम और फीमेल कॉन्डम का. अब जो फीमेल कॉन्डम है वो या डायाफ्राम हो सकता है या सर्विकल कैप के फॉर्म में हो सकता है या वॉल्ट के फॉर्म में हो सकता है. इंट्रा यूटेराइन डिवाइस. इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का मतलब जो यूटेराइन वॉल में इंसर्ट कराया जाता है. दिस डिवाइस आर यूज्ड बाय फीमेल. अब एक और क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा मेथड है जो फीमेल खुद से या मेल खुद से यूज कर सकते, उनके लिए किसी डॉक्टर की हेल्प नहीं जरूरत है. पहला तो नेचुरल मेथड भी वैसे ही सेफ है, उसमें आपको किसी डॉक्टर की एडवाइस की जरूरत नहीं है. दूसरा, बैरियर मेथड में भी किसी डॉक्टर या किसी मेडिकल टर्म की आपको जरूरत नहीं है. लेकिन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को इंसर्ट कराने के लिए बेसिकली ये फीमेल बॉडी में इंसर्ट कराया जाता है, इसके लिए बिना डॉक्टर या एक्सपर्ट नर्स के पॉसिबल नहीं है. These devices are used by females, ठीक है, inserted into the uterus through vagina with the help of doctors और expert nurses. ठीक है, इनके लिए डॉक्टर और नर्सेस की जरूरत पड़ेगी. बाकी के जो 2 पढ़े थे आपने नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड, वहां पे कोई नीड नहीं थी. डिफरेंट टाइप ऑफ आईयूडी. पहला क्या है? नॉन मेडिएटेड आईयूडी. नॉन मेडिएटेड आईयूडी का मतलब क्या है? लिपिस लूप. बेसिकली ऐसे बनाया जाता है
कि इनमें कोई भी ऐसा हार्मोन का रोल नहीं होता। ठीक, नेक्स्ट है कॉपर रिलीजिंग। आपने बहुत ही फेमस वर्ड सुना होगा कॉपर टी। ठीक है, कॉपर टी जो है इसका यूज क्या है, ये कॉपर रिलीज आईयूडी है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। बेसिकली इसमें होता क्या है, ये बना होता है कॉपर का और टी फॉर्म में होता है। ठीक है, कुछ ऐसा फॉर्म में होता है। तो इसको फैलोपियन ट्यूब की तरफ इंसर्ट कराया जाता है, जिससे, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, फैलोपियन ट्यूब के पास ही होगा। अब फैलोपियन ट्यूब के अगर पास होगा तो जब वहां पे वो इंसर्ट है टी के फॉर्म में, यानी लेफ्ट और राइट दोनों फॉर्म में, तो जो भी स्पर्म जाएंगे वो इस कॉपर आयन से फ्यूज होते हुए जाएंगे, और जैसे ही कॉपर आयन से टकराएं वैसे स्पर्म अपनी मोर्टेलिटी खो देंगे। ठीक है, फैगोसाइटोसिस बढ़ जाता है उनका। देखते हैं, तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या है, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, नाम याद रखने सबके। ठीक, कॉपर आयन रिलीज सप्रेस स्पर्म मोर्टेलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ स्पर्म। स्पर्म की मोर्टेलिटी को तो रोक देता है, सप्रेस कर देता है, मतलब पहले जितना रैपिडली वो फ्लो करता था वो उतना रैपिडली अब नहीं फ्लो करेगा। दूसरा क्या है कि उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी जो होती है उसको पूरी तरह डैमेज कर देता है। ठीक, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। यूटेरस के अंदर स्पर्म की फैगोसाइटोसिस यानी खाने वाली जो शक्ति है, स्पर्म जो भी सेल स्पर्म को खाएंगी उनकी जो पावर होती है वो बढ़ जाती है, ड्यू टू किसके, कॉपर टी, कॉपर 7 या मल्टीलोड 375। ये है डायग्राम कॉपर टी का। ठीक है, और ये आईयूडी है, बेसिकली टी के फॉर्म में दिख रहा है। कॉपर का बना होता है, कॉपर का ही क्यों बना होता है, इसका रीजन दो आपको पास है। पहला तो ये स्पर्म की मोर्टेलिटी को क्या करता है, सप्रेस कर देता है। दूसरा, उनकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को भी क्या कर देता है, डैमेज कर देता है। और तीसरा क्या है कि स्पर्म की फैगोसाइटोसिस प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। ऐसे कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आईयूडी के फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक, अब ये हार्मोन दो तरीके के हैं। आपको अगर पिछला चैप्टर याद होगा तो प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए सबसे मेन हार्मोन क्या था, प्रोजेस्टेरॉन। याद है पिछली क्लास वाला लेक्चर जो बेसिकली रिप्रोडक्शन वाली लाइफ का था। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में। तो आपने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ा होगा वहां पे हमने बताया था कि मेन जो हार्मोन है प्रेगनेंसी के लिए वो कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है इनमें नंबर 1 पे आता है कौन सा, प्रोजेस्टेट और LNG-20। मेक द यूटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स हॉस्टाइल द स्पर्म। ठीक है, हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है, आप समझ सकते हो, दुश्मन के फॉर्म में। जो सर्विक्स होता है जैसे स्पर्म उनमें इंटर करेगा वो सारे स्पर्म को क्या कर देंगे, डैमेज कर देंगे, खा जाएंगे एक तरीके से। क्योंकि वजाइना का जो नेचर होता है वो क्या होता है, हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, और स्पर्म का नेचर स्लाइटली बेसिक होता है। तो उस फॉर्म में जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस आपस में टकराएंगे तो डैमेज तो कन्फर्म है। किनका डैमेज होगा, जो वीक होंगे। तो बेसिकली स्पर्म का तुरंत से तुरंत क्या होता है, तुरंत डैमेज हो जाते हैं। तो ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इनमें नाम पूछते हैं, प्रोजेस्टेट और LNG-20। रीजन क्यों है, रीजन बस यही है कि इनमें जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो हार्मोन, आपने पिछला वाला डायग्राम अगर देखा होगा ये, ठीक है, LNG जो 20 यहाँ पे दिया है वो बेसिकली यही है। इनमें क्या है, यहाँ पे भरे होते हैं कुछ हार्मोन्स। ठीक है, ये हमेशा ही क्या होते हैं, इस फॉर्म में रिलीज होते रहते हैं। तो जैसे स्पर्म इनसे टकराएगा क्या होगा, स्पर्म का तुरंत डैमेज। ये भी आपको कॉपर टी के ही फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, बस एक में कॉपर की वायर आपको दिख रही होगी। ठीक है, और दूसरे में क्या भरा हुआ है, हार्मोन्स। दोनों का ही फंक्शन क्या है, सेम है। ठीक है, इतनी चीजें समझ में आई। ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आपने नाम भी सुना होगा, सहेली मोस्ट पॉपुलर है। इनको लेकिन बिना डॉक्टर के एडवाइस के नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे, सहेली जो है वो नॉन स्टेरॉइडल है, हार्मफुल नहीं है, ये लैब में टेस्टेड है। बट कुछ ऐसे पिल्स भी हैं जो बॉडी में हार्म क्रिएट करते हैं।
तो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग इनको खाना चाहिए। और एक जो बेस्ट मेथड है वो है क्या, सर्जिकल मेथड। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इनमें से कौन से ऐसे मेथड हैं जो अगर हम चाहे तो बाद में बेबी कंसीव कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं, और ऐसे कौन से मेथड है जिनके थ्रू हम प्रेगनेंसी कभी कंसीव नहीं कर सकते। तो जो मेन है वो है क्या, सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में आपको दो चीजें पढ़ना है, वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी। कंफ्यूजन ना हो इसलिए अभी बता दे रहे हैं। वैसेक्टॉमी टॉमी का मतलब ही क्या है, एक्टॉमी का मतलब होता है कट डाउन। क्या कट डाउन होगा, वैस किससे मिलता जुलता है, वास डिफरेंशिया, ठीक है। अब वास डिफरेंशिया फीमेल के पास था या मेल के पास था, ऑब्वियस सी बात है मेल, तो वैसेक्टॉमी किसमें है, मेल के लिए है। ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी, ट्यूबेक्टॉमी में क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, फैलोपियन ट्यूब को कट किया जाता है, ट्यूब से ही याद रखना है। और एक्टॉमी का मतलब कट होना, तो इसमें क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब को ही कट कर दिया जा रहा है। अब जब फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा तो स्पर्म ओवा तक वैसे भी नहीं पहुंच सकता, और वैसेक्टॉमी में स्पर्म का रिलीज होना ही क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा एक तरीके से। यानी वो प्रॉपरली अगर रिलीज भी होगा तो वो मोटाइल नहीं होगा, उतना एक्टिव नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों ही केसेस आप बेसिकली बोल सकते हो कि वापस से चेंज नहीं हो सकता। यानी अगर कोई बाद में इसको चाहे कि नहीं हम प्रेग्नेंट होना चाहते हैं, कोई लेडी हो या कोई मेल हो, तो इस प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो हैं, दोनों पतली पतली मसल्स नर्व्स की बनी होती हैं, दोनों को ही कट करके टाइड अप कर दिया जाता है। तो वो पूरा का पूरा जो सिग्नल होता है वो ब्रेक हो जाता है बीच से ही, तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब डॉक्टर भी चाहे तो, डॉक्टर है भगवान थोड़ी है, वो चाहे भी तो भी वो वापस से ठीक नहीं कर सकता। बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा आज, हमने पढ़ा पहला तो रिप्रोडक्शन लाइफ की क्या ज़रूरत थी, क्या डिफिनीशन है इनकी, ठीक। रिप्रोडक्शन से रिलेटेड हेल्थ किसको हम कह सकते हैं, WHO का इनके लिए क्या मानना है, उनके लिए करेक्ट डिफिनीशन क्या है, इनकी क्या प्रॉब्लम आई थी। प्रॉब्लम नंबर 1 वही अर्ली मैरिज, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होना, फीमेल अगर प्यूबर्टी हिट करती थी तभी उसकी मैरिज हो जाती थी, जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होने के चांसेस हैं। तो उस टाइम पे क्या होता था, फीमेल की बॉडी प्रॉपरली डेवलप हो ही नहीं पाती थी, तो वो बेबी को कहाँ से न्यूट्रिशन, वो तो खुद अभी बच्ची है, वो कहाँ से न्यूट्रिशन उसको प्रोवाइड करा पाएगी। तो इस वजह से क्या होता था, एक रिस्क, अगर आप रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अकॉर्डिंग देखो तो लाइफ क्या होती थी, डैमेज होती जाती थी। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। इनके लिए क्या स्ट्रैटेजीज निकाली गई, फैमिली प्लानिंग 1951 में इनिशिएट किया गया था। उसके बाद RCH रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज अपने अपने एम्स और गोल्स लेके रखी, जिनमें नंबर 1 था क्या, अवेयर करना लोगों को रिप्रोड्यूसिबल एज के अकॉर्डिंग, और दूसरा क्या था, फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी जो क्वेश्चंस के पॉइंट बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। इनमें आपके थ्योरी टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, आपको रटने जैसा कुछ नहीं करना है, सारी चीज़ें बस समझनी है और एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिखना है, उससे ज़्यादा और कोई रोल नहीं है। हालांकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये और ह्यूमन रिप्रोडक्शन दोनों मिक्स करके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनमें अगर क्वेश्चन तो कुछ ना पॉइंट ऑफ व्यू इनका भी ऐड होता है। आप देखोगे अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो आपको खुद दिखेगा कि पिछले जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो, कहीं ना कहीं नेक्स्ट ये जो चैप्टर है इनमें उनका कुछ कुछ पॉइंट आपको दिखने को मिलेगा। बाकी जितनी चीज़ें हैं वो हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमने नेक्स्ट क्लास का आपको टाइम क्यों दिया, टाइम इसलिए दिया कि एक बार आप पढ़ना, हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझ पाओगे। कहते हैं ना, एक बार आप चीज़ों को बस पढ़ना है, समझना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली समझ में आएगा, लेकिन एक बार पढ़ना ज़रूर, ताकि चीज़ें जो हैं वो एक बार दिमाग में रिकॉल होती रहें, तो हम समझाएंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो पाएगा। बाकी जितने प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है, कल हमने कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, अगर आपको सॉल्व करते टाइम कोई डाउट आ रहा है कमेंट करके
बेसिकली पूछ लो एक बार कि मैम अगर हम टाइम है, बेसिकली आप चाहो तो कमेंट करते रहो, जैसे ही हमें टाइम मिलता है हम तुरंत आंसर कर देंगे। फिलहाल जितने प्रीवियस बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन हैं, अभी टाइम बहुत कम है, फरवरी से आपके एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, उस टाइम तक कोशिश करिए आपकी चीज़ों को धीरे धीरे करके ट्रैक पे लाएं। अभी भी अगर पढ़ना नहीं शुरू किया है तो अब टाइम नहीं है, अगर अब भी लेट करोगे तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो कोशिश करिए कामली होके, घबरा के नहीं, आराम से चीज़ों को एक एक चैप्टर भी रोज़ पढ़ोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।